हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट इज फ्री फॉल, रिएक्शन टाइम एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये जो तीनों टॉपिक्स हैं इन पे कभी कभी न्यूमेरिकल बेस्ड या फिर इनकी एक्सप्लेनेशन या शॉर्ट नोट के लिए क्वेश्चन आपका 11th क्लास में आ जाता है। सो पहले स्टार्ट करते हैं फ्री फॉल से। सो फ्री फॉल बोला जाता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की जो ग्रेविटी है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके फील्ड में यानी कि उसके इन्फ्लुएंस के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ अगर डाला जा रहा है, तो जैसे जैसे वो अर्थ के पास आता जाता है, यानी कि अर्थ के सरफेस के पास होता है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो तेजी से नीचे आ रहा होता है और उसकी जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो नीचे आ रहा होता है, वो चेंज होने लगती है, यानी कि उसके अंदर एक्सेलरेशन होने लगता है। तब हम कहते हैं ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. So the object released near the surface of the earth is accelerated downward under the influence of the force of gravity, and this is known as acceleration due to gravity. Represent इसको किया जाता है इसके मैग्नीट्यूड को स्मॉल g से, एंड अगर हम हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान लें, यानी कि एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दें, तब हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में गिर रहा है, यानी कि ऊपर से वो नीचे की तरफ गिर रहा है और हम मान लेते हैं कि उस पर कोई एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो वो फ्रीली अर्थ की तरफ गिरता जा रहा है. सो दैट इज इन फ्री फॉल. If the height through which the object falls is small compared to Earth's radius, हम मान लें कि जो हमारी अर्थ की रेडियस है वो बहुत ज़्यादा है, उसके कंपैरेटिवली हम चाहे कितनी भी हाइट से उस ऑब्जेक्ट को गिरा है, वो उस अर्थ की रेडियस के कंपैरेटिवली काफ़ी छोटी ही हाइट होती है. सो हम माने कि जो हमने ऑब्जेक्ट गिराया वो उतनी हाइट से नहीं गिरा जितनी कि अर्थ की रेडियस, यानी कि स्मॉल हाइट से नीचे गिराया गया है. तब जो जी की वैल्यू कैलकुलेट करके आती है वो आपकी निकल के आती है एक कांस्टेंट वैल्यू, जो कि जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये सारी चीज़ें आप आपकी जूनियर क्लासेस में इनके बारे में कुछ पढ़ चुके हैं. अब हमने जो आगे पढ़ना है वो पढ़ना है कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो इस जी के अकॉर्डिंग, यानी कि फ्री फॉल के लिए किस तरीके से चेंज हो जाती हैं. सो वी अज्यूम द मोशन इज इन माइनस वाई डायरेक्शन. अगर हम ज़्यादा करेक्टली बात करें, सो हम जो एक एक्सिस ले रहे हैं वो इस तरीके से, क्योंकि हम हमारा जो मोशन है वो ऐसे डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड ये मोशन आप देख रहे हैं. तो ये जो मोशन हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये डायरेक्शन होती है आपकी वाई डायरेक्शन. सो इस वाई डायरेक्शन के लिए हम इसको अगर और करेक्ट फॉर्म में लिखें, तो क्योंकि ये मोशन डाउनवर्ड है और हम ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव लेते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि जो इसका मोशन हो रहा है वो माइनस वाई डायरेक्शन में हो रहा है. Now, since the acceleration due to gravity is always downward, it is in the negative direction. क्योंकि acceleration due to gravity हमेशा नीचे की तरफ ही होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में होता है. सो इस वजह से जो a की वैल्यू यानी कि acceleration due to gravity की वैल्यू है वो माइनस जी के इक्वल होती है और g की वैल्यू है 9.8. तो हम कह सकते हैं कि जो acceleration due to gravity की वैल्यू है दैट इज माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हमने जो थ्री काइनेमेटिक्स इक्वेशंस पढ़ी थी उन्हीं में सिर्फ हम ये वैल्यू पुट कर देंगे जी की जगह पर 9.8. इस केस में हम ये मान लेते हैं दैट ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट एट y इज इक्वल्स टू 0, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको रेस्ट से रिलीज किया गया है, यानी कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है और y इज इक्वल्स टू 0 से उसको हम मान लेते हैं कि रिलीज किया गया, तब वो हम नेगेटिव डायरेक्शन ले रहे होते हैं. सो v नॉट इज इक्वल्स टू 0, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हम 0 ले लेते हैं. तब जो हमारी वैल्यू आती है निकल के, फर्स्ट इक्वेशन होती है आपकी v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी. सो v इज इक्वल्स टू वी नॉट की वैल्यू 0 ली है प्लस ए टी. यहाँ पर हमारी जो a की वैल्यू है वो माइनस जी के इक्वल है, सो माइनस जी टी. जी की वैल्यू इज माइनस 9.8 है आपकी यहाँ पर, सो दिस विल बी माइनस 9.8 इंटू टी, यानी कि जो आपकी वेलोसिटी है ये डिपेंड कर रही है टाइम के फैक्टर पर. नाउ y सेकेंड इक्वेशन होती है आपकी y इज इक्वल्स टू, या मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू
वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो वी नॉट अगेन यहाँ 0 है, जी माइनस होने की वजह से ये बन जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और हाफ यानी कि आपकी जो भी जी की वैल्यू है आप उसको आधा कर दीजिए। जी की वैल्यू है 9.8, जब उसको हाफ करेंगे यू विल गेट 4.9, सो इट विल बी माइनस 4.9 टी स्क्वायर। सो ये आपका जो वेरिएशन है वो डिस्प्लेसमेंट में वेरिएशन है टाइम के साथ। थर्ड आपकी जो इक्वेशन है दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a, ऐसी मतलब डिस्प्लेसमेंट आप शो करते हैं। सो वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू 0 अगेन, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा क्योंकि आपकी जो a की वैल्यू उसकी जगह हमने माइनस जी रखा है। सो माइनस जी और डिस्प्लेसमेंट हम y से शो करें, सो इट विल बी माइनस 2GY। सो जब आप इसको इस पे वैल्यू पुट करते हैं तो g की वैल्यू यहाँ डबल हो जाती है, दिस विल बी माइनस 19.6y। यहाँ आपकी जो वेलोसिटी है उसकी वेरिएशन हो रही है डिस्प्लेसमेंट के साथ। नाउ दिस इक्वेशन गिव द वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रेवल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये जो इक्वेशंस हैं ये वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी और डिस्टेंस को टाइम का फंक्शन दिखाती हैं, साथ ही वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी को डिस्टेंस का भी एक वेरिएशन दिखाती हैं कि डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी में कैसा वेरिएशन होता है। पहले दोनों में वेलोसिटी और डिस्टेंस को टाइम का फंक्शन दिखाया जाता है, यानी कि ये टाइम के साथ वेरी कर रही थी, बट इन थर्ड इक्वेशन इट शोज वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस। सो ये आपके फ्री फॉल, जब हम इनका प्लॉट ड्रॉ करते हैं यानी कि इनके ग्राफ बनाते हैं तो आपको कुछ इस तरह के 3 ग्राफ मिलते हैं। जब आपका एक्सेलरेशन में वेरिएशन हो रहा है टाइम के साथ तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर हम जो एक्सेलरेशन लेते हैं दैट इज कांस्टेंट। नाउ वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी में क्या वेरिएशन होती है, सो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। हम यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं इसीलिए ये ग्राफ ऐसे नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। नाउ वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, डिस्टेंस में वेरिएशन टाइम के साथ तो यू विल गेट दिस कर्व या स्लोप। सो आपका जो डिस्टेंस में वेरिएशन है वो टाइम के साथ कुछ इस तरह का होता है। सो दिस वाज योर फर्स्ट टाइम फ्री फॉल। सेकेंड इज स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स। स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्या मतलब है कि जब भी हम किसी व्हीकल में ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमने जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया हमारा जो भी व्हीकल है वो बिल्कुल उसी मोमेंट पर और उसी जगह पर रुक जाएगा। जब हम उस पर ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं चाहे हम बहुत तेज भी ब्रेक अप्लाई करें लेकिन वो थोड़ा सा डिस्टेंस जरूर आगे कवर कर लेता है, उसे उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस कहा जाता है। When brakes are applied to a moving vehicle, the distance it travels before stopping is called stopping distance. ये स्टॉपिंग डिस्टेंस टर्म सुनने में एक बहुत ही जनरल सी टर्म लगती है, अगर इसको सोचे तो ये लगता है कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है पढ़ने में, बट एक्चुअली इट इज़ इम्पोर्टेंट। जब व्हीकल्स बनाए जाते हैं या वही कहीं किसी रोड की या किसी एक स्पेशल प्लेस की स्पीड लिमिट सेट की जाती है तब इन सब चीज़ों का, इन फैक्टर्स का ध्यान रखा जाता है। साइंटिस्ट या यू कैन से साइंस में हम इन चीज़ों का काफ़ी स्पेशली छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सो दिस इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन रोड सेफ्टी। इसके लिए एक एक्सप्रेशन आपको डिराइव करने के लिए आता है, उसके लिए हम मानते हैं कि जो हमारा इनिशियल डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज v नॉट, फाइनल वेलोसिटी विल बी v, एंड जो आपका डिस्प्लेसमेंट है दैट इज x, a आपका एक्सेलरेशन है जिसको हम एक्चुअली डिसेलरेशन बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा जो स्पीड है वो कम ही हो रही होती है, सो हम इसको एक्सेलरेशन यानी कि घट रही है हमारी वेलोसिटी ये मानते हैं। सो इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल बिफोर इट स्टॉप्स इज ds, हमने माना कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है किसी व्हीकल ने बिल्कुल पूरी तरह से रुकने से पहले वो ds है, तब आप क्या करते हैं जो x की जगह पर यहाँ हम ds की वैल्यू पुट करेंगे। हमारी इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट शो करता है या वी कैन से डिस्टेंस कवर्ड ये शो करता है, तो x की जगह पर हम यहाँ ds की वैल्यू रखेंगे। देन यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन
वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax में आप देखेंगे कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, वी कैन से व्हीकल है, वो फाइनली स्टॉप हो रहा है, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो 0 है। सो v की जगह पर आप इसमें 0 पुट कर देंगे, यहाँ पर ये 0 पुट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ds रख देना है, दैट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस। आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी, अगर आप इस स्टॉपिंग डिस्टेंस को निकालना चाहें, सो यू विल गेट v नॉट स्क्वायर इधर लेफ्ट साइड में आ जाएगा, एंड दिस विल बी माइनस v नॉट स्क्वायर अपॉन 2a। ये एक्सप्रेशन होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए। तो अगर इस एक्सप्रेशन को हम देखें तो हमें ये पता चलेगा दैट स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। स्टॉपिंग डिस्टेंस सीधा सीधा किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के ऊपर। डबलिंग द इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीजेस द स्टॉपिंग डिस्टेंस बाय अ फैक्टर ऑफ 4। अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर दें, यानी कि जो भी हमारी वेलोसिटी है जिससे हमारा व्हीकल मूव कर रहा है वो डबल होगी, तो हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 फैक्टर्स 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि इट विल बी increased by a factor of 4. So stopping distance is an important factor for road safety and in setting speed limits, especially speed limits हमें कहाँ अप्लाई करनी होती है, जहाँ स्पेशली स्कूल हो आसपास। तो ऐसी जगहों पर जो स्पीड लिमिट सेट की जाती है, हमने रोड पे कई बार साइन देखे हैं लिखे हुए कि यहाँ स्पीड लिमिट 15 किलोमीटर पर आवर है, या 20 किलोमीटर पर आवर, या 30 किलोमीटर पर आवर है। दैट मीन्स इसी स्पीड लिमिट के अंदर आपको चलना है, ताकि अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए कि आपको सडनली ब्रेक्स अप्लाई करने पड़े तो किसी भी तरह की एक्सीडेंट से बचा जा सके। एंड इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल वेलोसिटी, ये सीधा सीधा इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही ब्रेकिंग कैपेसिटी के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपका जो व्हीकल है या जो पर्सन है जो उस व्हीकल को चला रहा है उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी कैसी है, यानी कि कुछ अगर बहुत सही कंडीशन में व्हीकल है, उसके ब्रेक्स अच्छे से काम कर रहे हैं, तो वो उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस भी कम होगा। और साथ ही ये डिसेलरेशन यानी कि -a के ऊपर भी, डिसेलरेशन यानी कि कितनी तेजी से वेलोसिटी में एकदम से चेंज हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, जो कि ब्रेक लगाने के बाद डिसेलरेशन होता है। So this was stopping distance, and next one term is reaction time. Reaction time नाम से ही पता चल रहा है वो टाइम जो किसी चीज के बारे में रिएक्ट करने पर लगे। Reaction time is the time a person takes to observe, think and act. किसी पर्सन के साथ कोई सिचुएशन हुई, उस सिचुएशन को सोचने समझने में कि क्या हुआ है, उसको एकदम से ऑब्जर्व करने में, अब मुझे रिएक्ट कैसे करना है ये सोचने में, रिएक्ट करने में, इन सब चीजों के बीच में जितना टाइम लग जाता है उसको कहते हैं रिएक्शन टाइम। ये रिएक्शन टाइम हर सिचुएशन के लिए अलग अलग हो सकता है, हर पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, किस तरह की, मतलब ज़्यादा एक नॉर्मल सिचुएशन है या बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, या फिर ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। कुछ लोग बहुत ही क्विक रिएक्शन कर पाते हैं, कुछ लोग का रिएक्शन टाइम उतना फास्ट नहीं होता। सो रिएक्शन टाइम जो होता है बेसिकली, इसको आप ऐसे जो एक एग्जाम्पल की तरह समझे कि आपके हाथ में एक रूलर आपने लिया हुआ था और उस रूलर को आपने नीचे की तरफ गिराया, और नीचे कोई एक और पर्सन खड़ा है जो उस रूलर को पकड़ने के लिए खड़ा है। तो जैसे आप उसे गिराएंगे वो उस पर्सन को पता चलेगा अब ये रूलर मेरे पास आने वाला है, तो अब मुझे उसे कब पकड़ना है, कितने डिस्टेंस पर उसको मुझे कैच करना है, वो सब टाइम जो उस पर्सन को लगेगा दैट इज हिज रिएक्शन टाइम। सो इसके लिए भी एक एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए आता है, इफ अ पर्सन इज ड्राइविंग एंड सडनली, एक एग्जाम्पल है दैट इफ अ पर्सन इज ड्राइविंग एंड सडनली अ बॉय अपीयर्स ऑन द रोड, देन द टाइम elapsed before he slams the brake of the car is reaction time. एक पर्सन ड्राइव कर रहा है कार और सडनली एक बच्चा खेलते खेलते उसके सामने आ जाता है, तो उस बच्चे को एकदम से देख के उसका एकदम से रिएक्शन क्या होगा, वो जितना टाइम उस बच्चे को देख के और ब्रेक लगाने तक अप्लाई करेगा उसको उसका रिएक्शन टाइम कहा जाता है। उसने बच्चे को एकदम से देखा, सोचा क्या करूं, उसके माइंड में आया कि ब्रेक लगानी चाहिए, तो वो ब्रेक अप्लाई करेगा। तो इतने इस प्रोसेस के बीच में जो टाइम लगा वो कहा जाता है रिएक्शन टाइम।
इसके लिए जो एक्सप्रेशन आता है उसमें सपोज किया जाता है दैट ऑब्जेक्ट जो हमारा गिर रहा है, अगर ये फ्री फॉल के लिए बात करें, अगर ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो हम कहते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल कर रहा होता है। उस केस में जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो हम 0 मानते हैं जब हम रिएक्शन टाइम की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने रूलर का एग्जांपल दिया कि हाथ में एक रूलर पकड़ा हुआ है, फिर उसको नीचे गिरा है, तो उस टाइम पे मैंने वो हाथ में पकड़ा हुआ था, दैट मीन्स इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो 0 होगी। जो इसके एक्सेलरेशन होगा वो -g यानी कि -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के लिए होगा। Now the distance traveled d and the reaction time tr are related by, जो भी यानी कि एक यहाँ पर रूलर था, इस रूलर को आपने यहाँ से अगर सपोज स्टार्ट किया, आपने हाथ में ये रूलर यहाँ से पकड़ा हुआ था, और जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो आपके हाथ से ये छूटने के लिए, या एक आप ही उसको वापस से अगर पकड़ना चाहें, आपने पकड़ा हुआ वो आपके हाथ से फिसल गया और आप वापस से उसको पकड़ने के लिए हाथ टाइट करेंगे, तो उसमें जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है नीचे, यानी कि जितना वो अब नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुका है, उसको यहाँ डी डिस्टेंस लिया हुआ है, और आपका जो रिएक्शन टाइम है उसे टी आर से लिखा जाता है, तब आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन ही निकल के आती है, सेकेंड इक्वेशन, जिसमें डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। सो इट इज डी इज इक्वल्स टू -12 जी टी स्क्वायर, टी को यहाँ टी आर रखा हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि हमने 0 ली हुई है जिसकी वजह से इसकी पहली टर्म 0 हो गई है, सो दिस विल बी -12 जी टी आर स्क्वायर। अगर मैं ऐसे टी आर की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, सो आई विल गेट 2d अपॉन जी का स्क्वायर रूट। माइनस साइन को यहाँ इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है। जी यहाँ पर सिर्फ आपकी डायरेक्शन, माइनस जी जो आपकी थी वो डायरेक्शन शो करने के लिए ही था। सो दिस वाज द रिएक्शन टाइम। अब रिएक्शन टाइम को स्टडी करना भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक किसी सिचुएशन या किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से बचने के लिए, कि अगर ये रिएक्शन टाइम के बहुत सारे एग्जामिनेशंस भी किए जाते हैं कि कोई पर्सन किसी एक सिचुएशन में कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर सकता है, तो दैट इज मेजर्ड बाय रिएक्शन टाइम। सो ये थे आपके 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स, फ्री फॉल, रिएक्शन टाइम एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।